हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 15 फरवरी 2024 और आज हम द हिंदू और जितने भी जैसे पीआईबी हो गया आपका, है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गया और जितने भी हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह जहां से भी मुझे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, आज उनको डिस्कस करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आर्टिकल्स रह जाते हैं बैकडेट के। ठीक है, सारी साइट्स कवर कभी कभी नहीं हो पाती है, तो मैं कैसे ना कैसे कोशिश करती हूँ कि अगले दिन उसको कवर कर दूं, बैक डेट का भी। तो यानी आपका जो भी आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कभी रह ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक दो आर्टिकल्स हैं जो पुराने भी डिस्कस करेंगे, कुछ बैकग्राउंड्स, है ना, और कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज है उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। और आज है 15 फरवरी, तो यानी कि आज हमारी आ रही है पीटी 365। जैसे ही मेरे पास इसकी पीडीएफ आती है मैं वैसे ही वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगी एंड बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको बता पाऊं, समझा पाऊं सारे टॉपिक्स। और प्रीलिम्स के पहले सारी पीटी कवर करने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। देखिए पहला आर्टिकल है हमारा, जो किसान का आंदोलन हो रहा है ना, प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड है। कल हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था 3 फार्म बिल्स को रिलेटेड। ठीक है, फिर ये फार्म बिल्स क्या कर दिए गए थे, रिपील कर दिए गए थे। दूसरे किसानों की डिमांड थी कि भैया हमें एमएसपी दी जाए। ठीक है, एमएसपी दी जाए सारे क्रॉप्स के ऊपर। तो सरकार ने उस टाइम पे ये मानने को इनकार कर दिया था और बोला था हम एक कमेटी का गठन करेंगे। तो इस कमेटी के बारे में हम अभी समझते हैं। कमेटी का नाम था संजय अग्रवाल कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी क्या है, 26 मेंबर्ड कमेटी है जो कि हेड करी जा रही है बाय संजय अग्रवाल, जो कि पुराने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये वाली जो कमेटी है ये क्यों बैठाई गई थी, ये एमएसपी की डिमांड के लिए बैठाई गई थी जब सरकार ने 3 फार्म बिल्स को क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था 2022 में। ठीक है, तो ये जो कमेटी है ये सेटअप करी गई थी जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आगे समझेंगे किसी दिन जैसे कोई आर्टिकल आता है, जिससे क्रॉप के जो पैटर्न है उनको बदला जा सके। ठीक है, और जो भी इंडिया की नीड है, कंट्री की नीड है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और जैसे पानी की कमी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सारी चीजों को समझ के कैसे क्रॉप के पैटर्न को बदलना है और कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। ठीक है, ये वाली कमेटी उस चीज को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ठीक है, और इस कमेटी का बेसिकली क्या है, एम है कि वही बात कि एमएसपी का जो भी रास्ता है वो निकाला जा सके। ठीक है, ये एकदम कंफर्म नहीं करेगी कि हाँ एमएसपी देना है कि नहीं देना है, जो भी उसको बेस्ट वे लगेगा, जो भी इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होएगा, जो भी चीज होगी, ये कमेटी का उस उद्देश्य था। समझ में आया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूएई से संबंधित है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया है कहाँ पे, यूएई में। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया हिंदू टेम्पल को वहां पे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है, ये क्यों किया गया है और क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जानेंगे। तो पहले कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये जो टेम्पल है आपका, ये एक्चुअली है क्या। ये जो टेम्पल है ना, बेसिकली स्वामी नारायण टेम्पल है। ये बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था से रिलेटेड है। ये जो बीएपीएस है ना, ये डिनोमिनेशन है किसका, स्वामी नारायण संप्रदाय का। ठीक है, ये एक क्या है, वैष्णव सेक्ट है, यानी ये लॉर्ड विष्णु की ब्रांच है। ब्रांच इन द सेंस उनकी संस्था है, ये लोग इन पे विश्वास करते हैं, इनकी बेसिक जो प्रतिमा होगी वो लॉर्ड विष्णु की होगी। ठीक है, ये जो संप्रदाय है ना स्वामी नारायण का, इनका पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1550 टेम्पल है। तो उनमें से एक टेम्पल कहाँ बनाया गया है आपका,
यूए में बनाया गया है। अब कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में इसके जान लेते हैं कि ये पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है जो कि गल्फ नेशन में बनाया गया है। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लो तो 108 फीट टॉल है, नागरा स्टाइल। जैसे कि हमें पता है हमारे जो नॉर्दर्न टेम्पल्स होते हैं वो नागरा स्टाइल के होते हैं, है ना। और साउदर्न टेम्पल्स कौन से होते हैं आपके, द्रविड़ा स्टाइल के होते हैं। ठीक है, और जो बीच वाले कर्नाटका साइड में कौन से पाए जाते हैं, वेसरा स्टाइल। तो ये जो टेम्पल है आपका नागरा स्टाइल का है। इसमें पिंक सैंडस्टोन यूज हुआ है और इटालियन मार्बल यूज हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हार्मनी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, टू सेंटर, इसमें ना दो डोम्स हैं। ये जो डोम्स है ना आपके, ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, हार्मनी और पीस। ठीक है, वॉल ऑफ हार्मनी भी है इसमें। 7 स्पाइर्स यानी कि ये जो 7 एमिरेट्स है ना यूएई के, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे टेम्पल होता है वैसे ही सारी चीजें बनाई गई हैं, बट ये खास इसलिए है क्योंकि पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है गल्फ नेशन में। ठीक है, और ये ना इंटरफेथ को प्रमोट करेगा क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा संख्या में है। जब ये मंदिर जाएंगे तो क्या होगा, आपका हार्मनी को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और यही बात अगर हम यूनिक फीचर्स की भी कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, और फिर पानी गंगा का, यमुना का जो होली वाटर है वो लाया गया है। ठीक है, जो कि डिपिक्ट क्या करेगा, वाराणसी लाइक घाट को डिपिक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशन का वहां पे डिपिक्शन है, इंडियन, मयन, अज्टेक, इजिप्शियन, अरबिक, यूरोपियन, चाइनीज, अफ्रीकन। ठीक है, बहुत सारी जो मॉडर्न सराउंडिंग बिल्डिंग्स हैं उनका ब्लेंड है। ठीक है, डेजर्ट लैंडस्केप का, क्योंकि वहां पे क्या है, डेजर्ट है। वहां पे 96 बेल्स, गोमुक्स है, सस्टेनेबल फीचर्स हैं क्योंकि नैनो टाइल्स लगाए गए हैं, कोई भी आयरन मटेरियल का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका मंदिर है ना, बीएपीएस, ये अवार्ड विनिंग डिजाइन मिला है इसको, मतलब डिजाइन को इसके अवार्ड मिला था। समझ में आया, 2020 की बात है आई गेस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जताता है कि इंडिया और यूएई का जो रिश्ता है वो कितना अच्छा हो रहा है। इसी दौरान जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट करी है तो एक डील भी साइन हुई है। क्या साइन हुआ है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये क्या है, ये ना इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, जैसे मान लो यूएई है और इंडिया है। यूएई का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया क्या करेगा, इस ट्रीटी के अंडर उस इन्वेस्टर को और उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसी अगर इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो यूएई का भी फर्ज बनेगा इस ट्रीटी के अंडर कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यूएई एक ऐसा नेशन बना है जहां पे इंडिया ने उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी किया है, प्लस बीआईटी यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन की है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये सेपा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये ना एक्चुअली ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एक अग्रीमेंट होता है, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में होता है। इसमें क्या क्या होगा, मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी आपके टैरिफ्स लग रहे हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं, मार्केट को थोड़ा सा ईज कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया जाता है, ये सारी चीजें आपकी होती है सेपा के अंदर। तो सेपा और बिट्स में क्या डिफरेंस है, इतना समझ में आ गया। तो इंडिया ने यूएई के साथ ये दोनों ही अग्रीमेंट और ट्रीटी साइन कर रखी है। और किस किस के साथ है इंडिया का ये सेपा ट्रीटी, देखिए सेपा अग्रीमेंट है जापान के साथ भी है इंडिया का, और साउथ कोरिया के साथ है। और जो बीआईटी है आपका, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये बेलारूस के साथ है। ठीक है, और कौन कौन सी अग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया ने यूएई के साथ कर रखे हैं, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ये क्या है, ये आईमेक को लेकर साइन हुआ है। आईमेक अब आपका क्या है, ये ना सी और लैंड कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है जो कि लिंक करेगा इंडिया को, वेस्ट एशिया को और यूरोप को। तो इसके लिए कोऑपरेशन हो, ऑपरेशंस हो अच्छे से हो,
तो ये इस चीज के लिए आपका क्या है, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। एक एमओयू भी साइन हुआ है जो कि डेवलप करेगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पे होगा, ये लोथल में होगा, गुजरात में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक अग्रीमेंट हुआ जो कि सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगा, जहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक किया गया है। और क्या हुआ है, कोऑपरेशन प्रोटोकॉल हुई है between National Library and Archives of UAE and National Archives of India, जिससे वो रेस्टोर कर सके और प्रिजर्व कर सके अपना जो भी आर्काइवल मटेरियल है, जो भी हिस्टोरिकल मटेरियल है, उसको क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, हल्का सा बैकग्राउंड के बारे में, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। यूएई जो है ना, वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यानी कि इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें से यूएई जो है आपका सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पे उनका ट्रेड कहाँ कितना है, $85 बिलियन है। दोनों कंट्री ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है एलएनजी सप्लाई का। ठीक है, और दोनों ही कंट्रीज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं जिसका क्या नाम है, डेजर्ट साइक्लोन। यूपीएससी काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है, तो याद रखिएगा डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में है, यूएई एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है बोर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, बोर टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये एमपी की भी लोकेशन दिखाई गई है, जिससे आपको थोड़ी सी लोकेशन पता चल सके और याद रहे, क्योंकि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बोर आपका यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, तादोबा बहुत इंपॉर्टेंट, मेलघाट, सतपुड़ा, नौरादेही, ये आप नोट करते जाइएगा, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ में, अचानक मार, संजय घासीदास। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स हैं। अब ये बोर टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो बोर टाइगर रिजर्व है ना, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया जुलाई 2014 में। ये कहाँ पे है, वार्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है, ड्रेनेज बेसिन ऑफ बोर डैम। इसका वेजिटेशन कैसा है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे टीक, तेंदू, बैम्बू, टैरट, गोखरू, ये सारे स्पीशीज मिल सकते हैं। ठीक है, टाइगर तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली बात है, जो टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत से टाइगर रिजर्व्स, जैसे कि टाइगर रिपोर्ट में बताते हैं कि टाइगर नहीं है, वो वाले अलग होते हैं। ठीक है, उसमें और भी ज्यादा क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैमल्स लाइक लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स, सांबर डियर, इंडियन बिसन, चीतल, वाइल्ड बोर्स और भी सारी चीजें। अब ये लोकेशन जैसे मैंने बताई थी, बस उसी का डिस्क्रिप्शन है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका, पेंच। ईस्ट की तरफ क्या है, नागजीरा, नवेगांव टाइगर रिजर्व। साउथ ईस्ट तादोबा, वेस्ट मेलघाट और नॉर्थ वेस्ट सतपुड़ा में। ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है बाय एरिया। ठीक है, बाय एरिया स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, बोर हो गया। बोर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये कहाँ पे है, बोर रिवर के पास में ही है, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिजर्व के लिए। बहुत जैसे आप जानते हैं कि जो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिवर रिजर्व्स के लिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है बिटवीन पेच टाइगर रिजर्व एंड तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन द नागपुर एंड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो रीजन है ना, ये क्रूशियल टाइगर कॉरिडोर है, जो कि कनेक्ट करता है टू टाइगर रिजर्व्स को। कौन कौन से को, एक तो पेंच को भी कनेक्ट करता है, तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, इसीलिए जो बोर है आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर,
जो कि है इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से रिलेटेड। इंडिया और ईएफटीए के बीच में ना एक अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट होना है। उसमें एक रूल को प्रपोज किया गया है जो कि इंडियन जेनेरिक ड्रग्स की जो कंपनीज है ना उसके लिए अच्छा नहीं है। अब ये प्रपोजल क्या है, यानी कि ये रूल क्या कहता है? देखिए, इस जो नया रूल है ना उसमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज के बारे में मेंशन है। स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज क्या कहता है कि मान लीजिए दोनों कंट्रीज यानी इंडिया और एफ्टा के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड यानी कि 6 साल तक जो इंडियन जेनेरिक कंपनीज है ना या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो जो ड्रग है ना उसका डेटा यूज नहीं कर सकती है। डेटा यानी कि क्या है? आपका अनडिस्क्लोज्ड टेस्ट डेटा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग यूज किया गया है कुछ लोगों के ऊपर, ठीक है, अब इस ड्रग का इन लोगों के ऊपर कैसा रिजल्ट रहा, ठीक है, और फिर कि कितना इफेक्टिव हुआ है या इफेक्टिव हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? अनडिस्क्लोज टेस्ट डेटा। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम अग्रीमेंट कर लेते हैं तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना 6 साल तक इस डेटा को यूज नहीं कर सकती हैं टू गेट द अप्रूवल ऑफ दीज ड्रग्स, यानी कि अगर उन्हें बेचना है तो वो इसका यूज नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू ड्रग्स जो आते हैं मार्केट में उसका अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि कितना इफेक्टिव है और कंपनी अगर इसको बना के निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा पूरे मार्केट में, है ना? तो और प्लस ये फैक्टर भी नहीं है, एक और फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिक्स। यानी कि ये कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इंक्लूड करते हैं, वैक्सीन फॉर्मूलाज को इंक्लूड करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिक्स के लिए भी बायोलॉजिक्स कहा जाता है। तो ये जो अग्रीमेंट है ना ये सिर्फ नए ड्रग्स को ही नहीं टारगेट करेगा, इनको भी टारगेट करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला रूल जो है आपका। अब बात ये उठती है कि भैया ये कंसर्न क्यों है इंडिया के लिए? ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। क्यों? देखो, अगर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन ड्रग्स को बनाएंगी, ये जो ड्रग्स होते हैं ना ऑलरेडी बहुत क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। अगर ये कंपनीज ऑलरेडी इन ड्रग्स को बहुत ही महंगा बेच रही हैं तो ये जो आपका स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज है ये इसको और भी महंगा कर देगा। समझ में आया? तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात हो जाएगी। एक और चीज बताती हूँ, जैसे किसी कंपनी को किसी भी ड्रग का पेटेंट मिलता है ना तो वो कितने सालों के लिए मिलता है? वो करीब करीब 20 सालों के लिए मिलता है, ठीक है। अगर इनको ये राइट भी और मिल गया, कौन सा? स्पेसिफिक ड्यूरेशन राइट और मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? और टाइम लग जाएगा अफोर्डेबल जेनेरिक ड्रग्स बनाने के लिए। यानी कि कोई भी दवाई अगर बाजार में महंगी आती है, ठीक है, तो क्या करते हैं इंडियन कंपनीज? इस महंगी दवाई का जो भी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जेनेरिक रूप में निकाल देते हैं जो कि क्या होती है? बहुत ही सस्ती होती है, चीप होती है, और वो इंडियन मार्केट में रिलीज हो जाता है। सिर्फ इंडियन ही मार्केट में नहीं, ये विदेशों में भी जाता है, जैसे अफ्रीका वगैरह में, ठीक है। जेनेरिक इंडियन जेनेरिक मेडिसिन का मार्केट बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? यानी कि थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ में आया? थर्ड लार्जेस्ट जो है इंडियन जेनेरिक ड्रग का मार्केट है पूरे वर्ल्ड में।
जब जो ये मार्केट है ये सस्ता करता है दवाइयों को, लेकिन अगर ये क्लॉज आता है तो ये दवाइयां सस्ती नहीं हो पाएंगी क्योंकि इनका जेनरिक बन ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, जो लोगों को हेल्प होती है ना वो नहीं हो पाएगी। इंडियन जेनरिक इंडस्ट्रीज जैसे आपको पता है कि अब जब वो बना ही नहीं पाएंगे तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन लॉ, देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इंडिया में ना एक कंपलसरी लाइसेंसिंग करके एक बहुत बड़ा लॉ है। ये क्या कहता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, जैसे मान लो किसी भी ड्रग का क्या मिला है, आपको पेटेंट मिला है। ठीक है, पेटेंट कितने सालों के लिए है, 20 सालों के लिए, लेकिन ये क्या है आपका बहुत महंगा है। ठीक है, तो इसका जो सस्ता वर्जन यानी कि जेनेरिक ड्रग होगा वो कंपनीज निकालना जाएगी। तो ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है ना, ये क्या कर देगा कि 3 से 4 साल के बाद, यानी कि 20 साल ना करके 3 से 4 साल बाद जो जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं कंपनीज, उनको बोल दिया जाएगा कि हाँ भैया तुम बना लो इसका जेनेरिक ड्रग, यानी कि अब ये जो ड्रग है वो सस्ते में लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ये क्या होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, 20 प्लस 6 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या कह रहा है, 20 साल तो छोड़ो, हम 3-4 साल में ही बनवा देंगे ये ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन वाला क्लॉज है और आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला लॉ है इंडिया का, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है ना। तो इसका ये इश्यूज हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अभी हाल फिलहाल इसको फाइनलाइज नहीं किया है, अभी ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन ऐसा मानना है काफी एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इसको फाइनलाइज ना किया जाए क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। क्योंकि ये जो जेनेरिक ड्रग्स है ना वो गरीबी के को नजर रखते हुए है, और अफोर्डेबिलिटी, जैसे कि हम अफ्रीका वगैरह में भेजते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा गरीबी है। तो वहां पे अगर लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ये इंडियन जेनेरिक मेडिसिन की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत बड़ा इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, और आज भी न्यूज़पेपर में द हिंदू में फ्रंट पेज पे इसकी न्यूज़ है। क्या हुआ है ना, वायनाड में, जो वायनाड है आपका केरला में, वहां पे एक बहुत बड़ी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एक एलिफेंट की वहां पे जान चली गई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स के बीच में कुछ ऐसा मान लीजिए क्लैश हो गया है। क्लैश कैसे, समझ लो ह्यूमंस कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर जंगल के आसपास रह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जंगल है ना, ये एनिमल का क्या है, घर। यहाँ पे वो क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। ठीक है, और अगर इंसान इनके आसपास ही रह रहा है तो ये क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा दोनों के हैबिटाट को। जब दोनों के हैबिटाट क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे ना, तो क्या होने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगेगा। समझ में आया। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेन कॉज क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके जंगल्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेस्टेड एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बूम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना ही पड़ेगा, है ना लोगों को। तो कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली जंगल काट के, फॉरेस्ट काट के ही किया जा रहा है। और जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या फिर रिजर्व्स हैं वो भी सफिशिएंटली अभी तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो एनिमल पॉपुलेशन है वो वहां पे आ जा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बूम हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स का हैबिटेट लूज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है, वो एनिमल बिहेवियर को बदल रहा है। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज आ जाते हैं, टूरिज्म ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से जो एनिमल है उनको डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए एलिफेंट्स हैं, हो सकता है एलिफेंट
की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और दूसरे जो एनिमल है उसकी जनसंख्या कम हो रही है, तो इसके कारण भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, देखिए अब मान लीजिए आप दोनों के हैबिटाट ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ से एलिफेंट निकल रहा है या फिर यहाँ से टाइगर निकल रहा है और यहाँ पे क्या है, इंसान का रहनाइश है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनके जो क्रॉप्स है उनको हार्म पहुंचेगा, उनके जो पेट्स हैं, गाय हैं, बकरी हैं, उनको हार्म पहुंचेगा। सबसे बड़ा हार्म किसको होगा, ह्यूमन लाइफ्स को हार्म होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट इससे हार्म होगा, ठीक है। कंजर्वेशन चैलेंजेस आएंगे, क्यों, लोगों के मन में एनिमल के प्रति क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। जब नेगेटिविटी आएगी ना, तो कोई भी स्टेप अगर सरकार लेगी तो उसे लोग पूरी तरीके से हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसीलिए ना ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े कॉरिडोर्स बना दो जो जहाँ पे एक्सेसिबल ही ना हो, जो एक्सेसिबल ही नहीं होंगे तो इंसान वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। टूरिज्म को बंद कर देना चाहिए उस एरियाज में। आजकल सबको शौक है कि हाँ वाइल्ड लाइफ देखे, वाइल्ड लाइफ देखे, लेकिन यार उनको जो एनिमल की जो लाइफ है ना वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया किसके लिए, आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। उड़ीसा ने अपना चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है डिक्लेयर किया है, किसको, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुट को। कौन कौन से हैं बाकी जो आपके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज हैं उड़ीसा में, मंडासारू, ठीक है, महेंद्रगिरी, गंधामर्दन और गुप्तेश्वर चौथा है, ठीक है। अब ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज होता क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें से अगर कोई एक भी या एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी एरिया में मिलते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। जैसे कि रिचनेस ऑफ वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, अगर कहीं किसी एरिया में बहुत ज्यादा वाइल्ड या डोमेस्टिकेटेड जो स्पीशीज है वहां पे है ज्यादा संख्या में, तो उसको हम बना सकते हैं। हाई एंडेमिज्म, यानी कि किसी एरिया में कोई स्पीशीज ज्यादा संख्या में मिलता है तो उसको भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर रेयर या थ्रेटेन स्पीशीज हो वहां पे, कीस्टोन स्पीशीज जैसे कि आपका टाइगर हो गया, है ना, अगर ये कोई मिल रहे हैं वहां पे तो वो भी बीएचएस बना सकते हैं। वाइल्ड एंसेस्टर्स हो वहां पे तो बना सकते हैं। पास्ट प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इसका क्या मतलब है, मतलब पुराने हिस्टोरिकल पीरियड में या पुराने एरा में अगर किसी भी बायोलॉजिकल एलिमेंट, यानी जैसे कि प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, या इकोसिस्टम का कोई भी कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट या डोमिनेंस हो उस एरिया में, ठीक है, तो उसको भी हम बीएचएस बना सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की एक बारी लोकेशन समझ लेते हैं। गुप्तेश्वर शिव टेम्पल है, उसके ऑपोजिट एडजेसेंट में यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे कौन सा स्पीशीज मिलते हैं, मगर क्रोकोडाइल मिलता है, कंगेर वैली रॉक गीको मिलता है, ठीक है, एवी फौना सच एज कॉमन हिल माइना, ठीक है, व्हाइट बेल्ट वुडपेकर, बैंडेड बे कुकू है। फ्लोरल स्पीशीज यानी कि फूल की प्रजाति कौन सी है, कुछ थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि इंडियन ट्रम्पेट ट्री, इंडियन स्नेक रूट, कुंभी गम ट्री, गार्लिक पियर ट्री, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बीएचएस के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये यहाँ पे है, ये अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आपका बीडीए है ना, उसके अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि बीएचएस कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द बीएचएस। देखिए डिक्लेरेशन अलग बात होगी, डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है लोकल बॉडी से कंसल्ट करके, लेकिन रूल्स कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही बना रही है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लॉ के अंडर या किस एक्ट के अंडर आता है, बीडीए के अंडर आता है, 2002 के अंडर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये था आज का डिस्कशन। अब हम जैसे ही पीटी आएगी मैं उसके आर्टिकल्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।